हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट इंडियन नॉवलिस्ट जिनका नाम है अनीता देसाई। और इनका एक पॉपुलर और इनका जो फर्स्ट नॉवेल रहा था क्राई द पीकॉक, कब आया था? ये 1963 में आया था। ये नॉवेल जो है EMRS TGT और PGT दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है एंड एज वेल एज फॉर UGC नेट। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये नॉवेल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यदि आप TGT EMRS TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अनीता देसाई का फर्स्ट नॉवेल जिसका नाम क्या है? क्राई द पीकॉक। ओके ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो दिस नॉवेल इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ अनीता देसाई। इट इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ अनीता देसाई। ठीक है, सबसे पहला नॉवेल है ये उनका। और दिस नॉवेल इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये नॉवेल जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड होकर लिखा गया है, यानी अनीता देसाई ने इसके 3 पार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है शार्ट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इन ऑब्जेक्टिव, और दूसरा है थर्ड पर्सन नैरेटिव, और तीसरा पार्ट जो इसका है लॉन्ग सब्जेक्टिव मिडल सेक्शन। ठीक है, नैरेटेड बाय न्यूरोटिक हीरोइन माया। यानी इस प्ले की जो हीरोइन है उसका नाम क्या है? माया। अभी हम लोग इसकी डिटेल्ड समरी भी पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में, नावल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए, मतलब एग्ज़ाम के लिए जो पॉइंट हैं वो बहुत ही नेसेसरी हो जाते हैं, इसेंशियल हो जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं। तो अगला क्या लिखा हुआ है? इट इज़ ए साइकोलॉजिकल नॉवेल। ये जो नॉवेल है एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है एंड रिवॉल्व्स अराउंड माया। और ये पूरा का पूरा नॉवेल जो है माया की कहानी, यानी माया के चारों तरफ, माया के जीवन के चारों तरफ घूमता रहता है। द नॉवेल एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लोनलीनेस, आइसोलेशन एंड प्रेशर ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस। ये नॉवेल जो है ये उजागर करता है थीम ऑफ लोनलीनेस का मतलब अकेलेपन की जो समस्याएं होती हैं, आइसोलेशन यानी अलगाव, समाज से अलग थलग रहने वाला व्यक्ति जो है उसकी साइकिक प्रॉब्लम कैसी होती हैं उन चीज़ों को दिखाता है। एंड प्रेशर ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन, और जो सामाजिक अवधारणाएं हैं, सामाजिक जो दबाव है उसके प्रेशर को इस नॉवेल में हम देख सकते हैं। आगे बात करें तो दिस नॉवेल इज सेट इन दिल्ली एंड लखनऊ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फॉर द एग्ज़ाम। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या पूछ लेते हैं एग्जामिनर, यही पूछते हैं कि नॉवेल कहाँ सेट है, ठीक है, किस प्रकार का नॉवेल है, नॉवेल की थीम क्या है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। ये इस नॉवेल की जो सेटिंग है दिल्ली में है और लखनऊ में है। यानी माया जो है, माया का पेरेंटल होम लखनऊ है और शादी करने के बाद में वो जाती है दिल्ली में। शादी किसके साथ में होती है अभी आगे पता चलेगा। पब्लिश्ड इन 1963। कब पब्लिश हुआ था? 1963 में पब्लिश हुआ था। माया इज़ द हीरोइन ऑफ दिस नॉवेल हु इज़ मैरिड गौतम, ए लॉयर फ्रॉम दिल्ली। माया जो है इस प्ले की हीरोइन है, सॉरी प्ले नहीं, नॉवेल है, इस नॉवेल की हीरोइन है। और हु इज़ मैरिड टू गौतम, जिसकी शादी किसके साथ में हुई है? गौतम के साथ में हुई है। और गौतम क्या है? गौतम एक लॉयर है, एक वकील है। कहाँ से? दिल्ली से। यानी गौतम जो है वो दिल्ली में निवास करता है और उसी के साथ में माया की शादी हुई है। थ्रू आउट द नॉवेल माया स्ट्रगल्स टू फाइंड हर आइडेंटिटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ। थ्रू आउट द नॉवेल यानी पूरे नावल में, पूरे उपन्यास में जो माया है वो स्ट्रगल करती रहती है अपनी पहचान अपनी पहचान और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको खोजने में ही पूरा, मतलब इसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में ही पूरे नावल की कहानी जो है वो इर्द गिर्द इसके पास में घूमती है। सी एनकाउंटर्स ए होस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। नावल में अन्य पात्रों से, अन्य कैरेक्टर्स से भी उसकी, यानी माया की जान पहचान होती है। यानी उसको अन्य चरित्रों से, अन्य कैरेक्टर से, अन्य लोगों से भी मिलना पड़ता है, इंक्लूडिंग हर डोमिनेरिंग मदर इन लॉ। उसकी डोमिनेरिंग का मतलब हो गया दबंग, उसकी जो एक
दबंग मदर इन लॉ हैं, मतलब सास हैं, उनसे भी मुलाकात होती है इसकी। हर चाइल्डहुड फ्रेंड एंड ए मिस्टीरियस आर्टिस्ट नेम्ड रमन, और एक मिस्टीरियस का मतलब हो गया रहस्यमयी, ठीक है, एक रहस्यमयी कलाकार भी है इसमें, आर्टिस्ट है जिसका नाम है रमन, ठीक है। इस ऐसे कलाकार भी, ऐसे कैरेक्टर भी इसमें देखने को मिलेंगे। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मायाज मेंटल स्टेट वर्सन्स, और कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ में जो है माया की मेंटल स्टेट है, यानी जो उसकी मानसिक स्थिति है वो और ज़्यादा बिगड़ती जाती है, गंभीर हो जाती है। एंड सी बिकम्स मोर आइसोलेटेड, और कहानी के साथ साथ में जैसे ही नॉवेल क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता है तो उसकी जो कंडीशन है वो मोर आइसोलेटेड, यानी वो और अलग थलग हो जाती है समाज से, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी, और वास्तविकता से डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब आगे बात करें समरी ऑफ नॉवेल, तो नॉवेल जो है स्टार्ट होता है, माया वॉज ए गर्ल फ्रॉम लखनऊ, माया एक लड़की का नाम है जो कहाँ रहती है, लखनऊ से है। हुज फादर वॉज ए लायर, जिसके पिताजी एक वकील थे। माया वॉज मैरिड टू गौतम, माया की शादी गौतम से हुई। गौतम वॉज आल्सो ए लायर, गौतम भी एक वकील है। हु वर्कड विद मायाज फादर, जो माया के पिता के साथ में काम करता था, यानी माया के पिता के साथ में एक लड़का काम करता था गौतम, ठीक है, उसी के साथ में शादी हुई माया की। और दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, देयर वॉज ए बिग डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ माया एंड गौतम, क्योंकि जो गौतम था वो माया के पिता के साथ में कार्य करता था, इसलिए अनुमान ये लगाया जा सकता है कि माया और गौतम की उम्र के बीच में जो अंतर रहा होगा वो काफ़ी हद तक, मतलब एक बड़ी गैप रही होगी दोनों के उम्र के बीच में। माया डिसीव्ड, सॉरी यहाँ पे डिसीव्ड नहीं, यहाँ पे रिसीव्ड होगा, ठीक है। माया रिसीव्ड ए लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हर फादर। एक्चुअल बात यह है कि जब माया की मदर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद में उसके पिता से उसको भरपूर मात्रा में, यानी जितना उसको स्नेह और लव उसकी माता से मिलना चाहिए था वो सभी उसके पिता से मिला, यानी उसके पिता ने उसको उसकी मदर की कमी जो थी वो महसूस नहीं होने दी बिफोर फादर। दैट सी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हर हस्बैंड गौतम, और यही उसके सफरिंग्स का कारण भी रहा कि जो प्यार उसको अपने पिता से मिला था बिल्कुल वैसा ही प्यार वो अपने हस्बैंड से चाहती थी, उसी प्रकार का जो अफेक्शन था वो अपने हस्बैंड से चाहती थी, लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो इस नेचर का नहीं था। आगे देखें, बात करते हैं तो लिखा है, आफ्टर डेथ ऑफ हर मदर हर ब्रदर नेम्ड अर्जुन, उसकी जब माता की मृत्यु हो गई तो उसका एक भाई भी था जिसका नाम था अर्जुन। वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका चला जाता है। ओके, आगे, गौतम वाज ए स्टर्न, गौतम एक कठोर, स्टर्न का मतलब हो गया कठोर, ठीक है। गौतम एक कठोर व्यक्ति था। हु कंप्लीटली इग्नोर्ड हर इमोशनल नीड्स, गौतम एक ऐसा इतना कठोर व्यक्ति था जिसने कभी भी माया की इमोशनल का मतलब उसकी भावनाओं को समझने की कभी कोशिश नहीं की, और इसी वजह से गौतम और माया का जो रिलेशन था वो टिक नहीं पाया। आगे बात करें, हर पेट डॉग, एक बार उसका जो पेट डॉग है जिसका नाम था टोटो वाज डाइड, ठीक है, उसका एक पेट डॉग था माया के पास जिसका नाम था टोटो, और उस टोटो की मृत्यु हो जाती है, यानी उसके पालतू कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में गौतम क्या करता है, मृत्यु के बाद में वो बहुत रोने चिल्लाने लगती है, तो गौतम क्या करता है, कॉल्ड द स्केवेंजर्स, वो स्केवेंजर्स को बुलाता है टू बरी द डॉग, कि वो डॉग को दफना दें। माया वाज सो मच डिस्टर्ब्ड, इस ये सब देखकर, जो उसकी कुत्ते की मृत्यु जो थी उसको देखकर जो माया थी वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड थी, मतलब बहुत ही दुखी थी। एंड कुड नॉट स्टॉप क्राइंग, और उसका रोना बंद नहीं हो रहा था, ठीक है। आगे बात करें, आफ्टर मैरिज माया एक्सपेक्ट्स, शादी के बाद में माया एक्सपेक्ट्स, माया ये चाहती थी, ये आकांक्षा रखती थी उसके पति से, टू प्ले एज फादर विद हर, वो ये आकांक्षा रखती थी कि जैसे उसके पिताजी उसके साथ में खेला करते थे, उससे अफेक्शन रखते थे, लव करते थे, उसी प्रकार से उसका हस्बैंड भी करे,
ठीक है। दैट मीन्स डज नॉट, दैट मीन्स माया डज नॉट ग्रो अप मेंटली। इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जो माया थी उसका विकास जो था केवल शारीरिक विकास हुआ था, मानसिक विकास उसका नहीं हो पाया था। ठीक है। विच रिजल्ट्स इन सफरिंग, और यही कारण रहा है इस नॉवेल में माया की सफरिंग्स का, माया के दुखों का, माया के कष्टों का। ओके, आगे बात करें नेक्स्ट, तो गौतम रिस्पेक्ट्स माया। हालांकि माया चाहती थी कि गौतम इस उसके नेचर का हो जाए, और गौतम क्या चाहता था, गौतम एक्सपेक्ट्स माया टू बिहेव लाइक ए मेच्योर पर्सन, और गौतम ये चाहता था कि माया एक मेच्योर पर्सन की भांति व्यवहार करे, लेकिन जो माया का व्यवहार था वो बचपने वाला व्यवहार था, और जो गौतम का व्यवहार था वो लाइक ए मेच्योर पर्सन जैसा व्यवहार था। अब आगे बात करते हैं कि अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर था जिसने माया को शादी से पहले उसने माया के लिए एक भविष्यवाणी की थी। ठीक है। अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर, एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर का मतलब समझते हो ना, ज्योतिष, एक ऐसा ज्योतिष, और अल्बिनो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो गंजा हो जिसके भौहें ना हो। ठीक है। मतलब एक इस तरीके का दिखने वाला ज्योतिष था जो गंजा था, जिसके सर पे बाल नहीं थे और जिसकी भौं नहीं थी। ठीक है। उसने क्या किया था, उसने एक भविष्यवाणी की थी, माया को बताया था, हैड वंस टोल्ड हर, एक ज्योतिष ने माया को बताया था, दैट ईदर सी, कि या तो वह यानी या तो माया या उसका हस्बैंड वुड डाई, मर जाएंगे, विद इन 4 years ऑफ मैरिज। यानी ज्योतिष ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब माया की शादी होगी तो शादी के 4 सालों के अंदर या तो माया मर जाएगी या उसका पति मर जाएगा। दिस प्रोफेंसी, ये जो भविष्यवाणी थी, इंक्रीज्ड हर ट्रबल्स, इस भविष्यवाणी ने माया के दुखों को, उसकी कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा दिया। शी कुड नेवर फॉरगेट द प्रोफेंसी, वो इस भविष्यवाणी को, इस प्रोफेंसी को कभी भी भूल नहीं पाई। इन द स्टेट ऑफ मैडनेस, और इसीलिए पागलपन की दशा में उसकी जो स्टेट थी, स्टेट ऑफ माइंड जो थी, उसकी मनोदशा थी, वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। लाइक सी बिकम ए मैड, वो बिल्कुल पागल हो गई थी। सी थॉट, उसने ये विचार किया कि व्हाई शुड आई डाई, मतलब पागलपन की दशा में उसने ये सोचा कि व्हाई शुड आई डाई, मरना है तो मैं क्यों मरूं, मुझे क्यों मरना चाहिए। व्हाई नॉट गौतम, गौतम को क्यों नहीं मर जाना चाहिए। ठीक है। उसने ये पागलपन में विचार कर लिया कि जब मरना ही है तो मैं क्यों मरूं, मैं गौतम को मार डालती हूँ। सी पोस्ट गौतम, यहाँ पे पोस्ट नहीं है, पुष्ड है, सी पुष्ड गौतम फ्रॉम टेरिस, इसीलिए वो गौतम को बहाने से टेरेस पे यानी छत पे ले जाती है और वहां से उसको पुश कर देती है, धक्का दे देती है, और गौतम वहां से गिरकर जो है मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर इट, इसके बाद जो माया है वो शिफ्ट हो जाती है हर पेरेंटल होम, यानी अपने पिता के घर वापस आ जाती है लखनऊ में। फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, वो दिल्ली से लखनऊ वापस आ जाती है। आगे बात करें तो द काइंड हार्टेड मदर इन लॉ गेव, और उसकी जो सास थी, माया की जो सास थी वो एक दयालु हृदय वाली महिला थी। ठीक है। गेव आउट द डेथ ऑफ गौतम एज एन एक्सीडेंट, यानी उसकी सास ने क्या किया, गौतम की मृत्यु को एक एक्सीडेंट मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, दुर्घटना होनी थी, हो गई। बट नीला कुड नॉट एक्सेप्ट इट, लेकिन जो नीला थी, नीला कौन थी, नीला माया की सिस्टर इन लॉ थी, यानी ननद थी। ठीक है। तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, उसको ये विश्वास नहीं हुआ कि ये एक्सीडेंट है। नीला वॉज हर सिस्टर इन लॉ, नीला उसकी सिस्टर इन लॉ थी। ठीक है। इट वॉज नियरली 10 एट नाइट। अब ये नॉवेल जो है वो इंड कहाँ पे होता है, देखो ये नॉवेल इंड होता है, इट वॉज नियरली 10 एट नाइट, लगभग रात के 10 बजने वाले थे। सडनली दे हेयर्ड ए नॉइज, अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी, यानी जो माया की सास थी और माया की जो वो सिस्टर इन लॉ वगैरह सभी लोग थे, तो उन्होंने एक अचानक आवाज़ सुनी, और आवाज़ कहाँ से आई थी, फ्रॉम मायाज रूम, माया के रूम से आवाज़ आई थी। हर मदर इन लॉ रीच्ड इन द रूम, उसकी माता जो माता जी जो थी वो कमरे में पहुंची, और जैसे ही कमरे में पहुंची वहीं से जो नावल है तुम्हारा इंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आफ्टर इट देयर वॉज ए ग्रेट साइलेंस,
यानी जैसे ही माया की सास कमरे में पहुंची उसके बाद में खामोशी हो जाती है और ये नावल वहीं पे समाप्त हो जाता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अनीता देसाई हैं उन्होंने इस नावल का क्लाइमेक्स जो है वो रीडर पे छोड़ रखा है, रीडर्स पे छोड़ रखा है, यानी पढ़ने वाले पढ़ें और अपनी आइडिया लगाएं आगे कि नावल का जो अंत है वो कैसे हुआ, कि कमरे में क्या हुआ होगा, ये इमेजिन और कल्पना रीडर्स को करनी है। तो अनीता देसाई लेफ्ट नेक्स्ट सीन ऑन द रीडर्स, अनीता देसाई ने अगला सीन जो है नावल का वो रीडर के ऊपर छोड़ रखा है। दैट व्हाट कैन दे इमेजिन, कि वो लोग क्या इमेजिन करते हैं, क्या कल्पना करते हैं। रीच ऑन द कंक्लूजन ऑफ नावल, के कंक्लूजन, नावल के कंक्लूजन यानी क्लाइमेक्स को किस प्रकार से वो लोग देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये था ब्रीफ समरी द फर्स्ट नॉवेल बाय अनीता देसाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू वांट मोर वीडियोज so please subscribe the channel. Thank you very much again.